जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, मैं कार्तिकेय भारतवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर लॉ विथ रोनित में। साथियों, हम इस वन लाइनर की सीरीज में संविधान को डील कर रहे हैं। संविधान के अंतर्गत हम जो मौलिक अधिकार है उसको डील कर रहे हैं, और मौलिक अधिकार में भी अगर देखा जाए तो हम जो समता का अधिकार है उसको हम डील कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो ये वन लाइनर का सेशन है, लेकिन ये इतना डीप में हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं कि केवल समता का अधिकार एक दो दिन में लगभग हो रहा है। ठीक है, इसके बाद से अगर देखा जाए तो पूरा मौलिक अधिकार खत्म होने में टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल जो हमने डील किया था उसी के आगे आज हम शुरुआत करते हैं। जो हम समता के अधिकार के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें से हम कुछ केस लॉ के बारे में डील कर रहे थे, तो जिसमें से ये जो केस लॉ था 2-3 पेज का हमारा छूट गया था, इसको आज हम डील करेंगे। फिर हम थोड़ा सा दूसरे विषय के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो हमारा केस है इसमें क्या है कि देखिए, हुकुम चंद्र बनाम डायरेक्टर जनरल में क्या, देखिए ये केस का नाम था हुकुम चंद्र बनाम डायरेक्टर जनरल। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में अगर देखिए बात बताया तो आपको इसमें कहा था कि एक ही नाम वाले दो पदों के लिए आवश्यक नहीं है कि एक ही वेतनमान हो। कह रहा है कि जैसे एक ही नाम वाले, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आप किसी कोचिंग संस्था के मैनेजर हैं, ठीक, और आप किसी बैंक के मैनेजर हैं, तो मैनेजर तो भाई दोनों हुए ना। आप क्या कह रहे हो कि भाई भाई दोनों लोग का पद सेम है। आप क्या कह रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि यार मैनेजर तो हम भी मैनेजर वो भी मैनेजर है, लेकिन सैलरी तो सेम होनी चाहिए ना। तो नहीं, कह रहा है कि एक ही नाम वाले दो पदों के लिए आवश्यक नहीं है कि एक ही वेतनमान हो, उसके लिए अलग अलग हो सकता है, डिपेंड कि मतलब वो प्रोफेशन कैसा है। ठीक है, तो ये किस मामले में कहा गया था, ये हुकुमचंद के मामले में कहा गया था। ठीक है, उसके बाद से क्या कह रहा है कि अवैधानिकता में कोई समानता नहीं है। ठीक है, अवैधानिकता को शाश्वत रखने का निर्देश मात्र इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये एक बार अवैधानिकता की जा सकी है। मतलब कह रहा है कि एक बार अवैधानिकता अगर की जा सकी है तो क्या कह रहा है कि इसको अवैधानिकता में कोई समता नहीं। देखिए ये हेडिंग है हमारा, देखिए यहां पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक हो गई है, ये हेडिंग है अवैधानिकता में कोई समता नहीं। ये प्रोविजन को कैसे हम डील करेंगे, कह रहा है कि अवैधानिकता को शाश्वत रखने का निर्देश मात्र इसलिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि एक बार अवैधानिकता की जा चुकी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम आगे क्या डील करेंगे, कह रहा है यह स्थापित विधि है, यह क्या है, यह स्थापित विधि है कि अवैधानिक, ये टाइपिंग मिस्टेक है, अवैधानिक में समता नहीं हो सकती। ठीक है, फिर एक मामला था भारत सिंह अरुल रोजी के मामले में ये सारी चीजें कही गई थी। ठीक, ये बेसिकली हमारा जो फंडामेंटल राइट का जो समता का अधिकार, उसमें जो ढेर सारे केस डील गए उसमें से भी ये भी है। आपको सिर्फ इतना याद करना है कि हुकुमचंद का मामला किससे संबंधित था, तो हुकुमचंद का मामला संबंधित था आपका कि एक ही नाम वाले दो पदों के लिए आवश्यक नहीं है कि वेतनमान सेम हो। ठीक है, उसके बाद अवैधानिकता के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अवैधानिकता के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये केस कौन सा था, अरुल मौजी का ये मामला इसमें है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि भ्रष्ट लोक सेवक के विरुद्ध वाद संस्थित करने के लिए प्राइवेट नागरिक का अधिकार है। कोई प्राइवेट नागरिक है, ठीक है, उसका क्या ये अधिकार है कि अगर कोई भ्रष्ट वो है, मतलब पब्लिक सर्वेंट है, तो उसके खिलाफ क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है, उसके खिलाफ शिकायत वगैरह दर्ज करा सकता है। तो ये हमारा किसमें, ये सारी चीजें इसमें की गई थी। तो उसी तरीके से हमारा सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह का केस है। ठीक है, इसके बाद से सेंटर फॉर पब्लिक इंटरफेरेंस, मतलब ये ढेर सारे जो केस लॉ हमारा टोटली डील किससे करते हैं, ये हमारा समता के अधिकार से डील करते हैं। ये आप मतलब स्लाइड को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बेसिकली हम केस लॉ को डील कर रहे हैं किसमें, आर्टिकल मतलब 14 से संबंधित कौन कौन से हमारे केस लॉ है, मतलब समता का अधिकार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद। आप देखेंगे तो अनुच्छेद 14 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कहते हैं भाई आर्टिकल 14 सबको मिला है, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। अब वो अपवाद क्या है, तो जैसे हमारा अनुच्छेद 31C के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या कह रहा है, 25वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा अंतः स्थापित। फिर अनुच्छेद 359 में अगर हम बात करेंगे तो क्या राष्ट्रपति द्वारा मूल अधिकारों को निलंबन करने पे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मूल अधिकारों का आपका निलंबन कर सकता है। इसके अलावा अगर हम 9वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे तो कहते हैं कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई विषय है तो उस पर क्या
कोर्ट जो है उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी ऐसे विषय पर जो 9वीं अनुसूची का हिस्सा है, एक बार जुडिशियल रिव्यू हो गया है तो दोबारा उस पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये हमारा 9वीं अनुसूची है। ये सब क्या है? ये सब अपवाद है, पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कोई हमारा अंतरराष्ट्रीय विधि के नियम हो गया, तो आप वैसे में क्या वहां पे समता का अधिकार में आप कह सकते हैं कि ये अपवाद से हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के विशेषाधिकार के बारे में बात करता है। क्या बात करता है? अनुच्छेद 361 जो है वो राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विशेषाधिकार के बारे में बात करता है। आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 क्या कहता है? यह कहता है कि राज्य के अधीन किस पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों से सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मतलब यहां पे कह रहा है किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित, अगर किसी प्रकार का नियोजन हो रहा है या फिर नियुक्ति हो रही है तो उससे संबंधित क्या कह रहा है? सभी विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक। फिर 16(2) क्या कहता है? यह कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा, ना ही उसके साथ क्या किया जाएगा? भेदभाव किया जाएगा। ये हमारा कौन कहता है? ये हमारा 16 का क्लॉज 2 कहता है। आई बात समझ में? इसके बाद हम आते हैं 16 के क्लॉज 3 के बारे में। ठीक। तो 16 का 3 क्या कहता है? ये कहता है 16 का क्लॉज 4 और 4 का और 16 का क्लॉज 5 अनुच्छेद 16 1 और 2 के क्या हैं? ये अपवाद हैं। ठीक। अनुच्छेद 16 के क्लॉज 3 में क्या कहता है? संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि बनाकर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए उस राज्य में निवास की अर्हता विधि क्या कह रहा है? विहित कर सकती है। मतलब ये सरकारों को ताकत दी जाती है कि सरकार चाहे तो अपने यहां लॉ बना के ये व्यवस्था कर सकती है कि ये फलाने वैकेंसी है, फलाने अगर मान लीजिए पद है तो ये हमारे राज्य के नागरिकों के लिए है, हमारे निवास के आधार पर हम उसका अब क्या हम उसका बंटवारा कर सकते हैं। तो ये क्या? ये ताकत दी गई है। फिर 16(4) हमारा क्या कहता है? ये हमारा कहता है कि राज्य को सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए पदों के आरक्षण को करने की शक्ति प्रदान है। कह रहा है राज्य को, जो हमारी स्टेट होगी उसको क्या कह रहा है? सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए पदों के आरक्षण करने की शक्ति प्रदान है। मतलब भाई किसी स्टेट को यह लगता है कि भाई हमारे राज्य में अब सारे राज्य की तुलना हम सारे राज्यों से तो कर नहीं सकते हैं। यूपी का स्टेटस कुछ और रहेगा, एमपी का कुछ और रहेगा, महाराष्ट्र का कुछ और, बिहार का कुछ और रहेगा। तो ऐसे में अगर मान लीजिए यूपी की सरकार या बिहार की सरकार ये चाहती है कि हमारे यहाँ कुछ तबके के लोग हैं, कुछ जाति के लोग हैं, कुछ वर्ग के लोग हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, या फिर उन्हें वो सुविधा नहीं प्रदान की गई है, या फिर उनके उत्थान के लिए हमें रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है, तो ऐसे में ये राज्य को पावर है कि वो अपने यहाँ क्या वो आरक्षण का व्यवस्था कर सकती है। ठीक। ये हमारा कहां दिया गया? ये हमारा 16 के 4 में दिया गया है। वहीं इसके क में क्या हुआ है? ये हमारा कब आया था? ये हमारा 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ आया था। इसके द्वारा क्या जोड़ा गया था? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति का अवसर प्रदान करता है। क्या कहता है? अनुसूचित जाति तथा जनजाति मतलब SC ST समुदाय के जो हमारे भाई बंधु हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि इनके लिए सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति का अवसर दिया गया। प्रोन्नति का मतलब क्या होता है? प्रमोशन का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 85। ये क्या कहता है? ये 2001 में आया था। इसमें क्या आता है? इसमें इस अनुच्छेद को इस प्रकार पढ़ा जाएगा कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जाति और जनजातियों के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्ग के पदों अनुवर्ती वरिष्ठता सहित प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध करने का निवारण नहीं करेगी। कुल मिला के यहाँ पर राज्यों को ताकत दी गई है कि आप क्या करिए, आप चाहें तो आप रिजर्वेशन में क्या आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हैं या फिर कहाँ पे नहीं दे सकते। मतलब ये सारी जो पावर्स हैं ये हमारी 16 के 4 के काम में ये सारी चीजें इसको दी गई हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं संवैधानिक संशोधन 81वां के बारे में, जो हमारा आर्टिकल 16 के बारे में बात करता है। कह रहा है कि इसमें एक नया खंड 4ख जोड़ा गया। 4ख जोड़ा गया जो उपबंधित करता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को किसी एक वर्ग में, यहां पे
टाइपिंग मिस्टेक, एक वर्ष में ना भरी गई रिक्तियां जिसे उस, देखिए कुल मिला के ये कैरी फॉरवर्ड के बारे में बात करता है। ये जो हमारा वो है, ये जो हमारा उपबंध है, ये कैरी फॉरवर्ड के, जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी इस साल आई और किसी कारणवश वो वैकेंसी नहीं भर पाई, जैसे मान लीजिए 1000 वैकेंसी, अगर हम यूजीसी नेट के बारे में बात करें, पुलिस के बारे में बात करें, 1000 की वैकेंसी आई, 800 वैकेंसी फिल हो गई, 200 वैकेंसियां नहीं भर पाई, तो आने वाले समय में उस वैकेंसी को, ये 200 वैकेंसी उसको हम आने वाले समय में जोड़ सकते हैं, इसको हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड का रूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में बताया गया था। अनुच्छेद 16 खंड 4 क के अंतर्गत पृथक रिक्तियां मानी जाएंगी, मतलब उस रिक्तियों को क्या पृथक मानी जाएंगी, अलग मानी जाएंगी, जो अगले वर्ष या वर्षों में भरा जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर में क्या कहें उसको भरा जाएगा। ऐसे में किसी वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ग की रिक्तियों के साथ जिनमें भरा है 50% की सीमा के निर्धारण के लिए उस वर्ष की कुल रिक्तियों के आरक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा। जैसा कि हम कहते हैं ना, रिजर्वेशन आप 50% से ज्यादा नहीं दे सकते हो, लेकिन जहां कैरी फॉरवर्ड की बात आ गई तो वहां पे इस सीमा को नहीं ध्यान में दिया जाएगा। ठीक, फिर अनुच्छेद 17 हमारे किसके बारे में बात करता है, ये अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, अस्पृश्यता के बारे में बात करता है, और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है। मतलब आप किसी भी रूप में किसी के साथ छुआछूत जैसी जो वो होती है, व्यवहार होती है, आप वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, अरे यार तुमको कोरोना, तुम जाओ दूर जाओ, मतलब हालांकि ये सारी पेंडेमिक में तो ये सारी चीजें अपनाई जाती थी, क्योंकि ये क्या, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होने वाली चीजें थी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीजें नहीं, आप किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ये नहीं कह सकते हो कि आप उसके साथ क्या अनटचेबिलिटी वैसा व्यवहार उसके साथ करो, ये सारी चीज। ठीक है, अनुच्छेद 17 के अनुपालन में निम्नलिखित कानून बनाए गए हैं। अस्पृश्यता निवारण एक्ट 1955 बनाया गया है, मतलब ये जो अस्पृश्यता को समाप्त किया जा सके, हमारे देश से खत्म किया जा सके, तो क्या इसके लिए कानून बनाया गया, जैसे क्या अस्पृश्यता निवारण एक्ट 1955 है। फिर अनुसूचित जाति तथा जनजाति एक्ट 1989। फिर अनुच्छेद 18 क्या, ये हमारा उपाधियों के अंत के बारे में बात करता है, मतलब जो टाइटल है उसके अंत के बारे में बात करता है। शैक्षिक एवं सैनिक, और क्या कहता है, सैनिक उपाधियों को छोड़ के, अगर आप टीचर हैं तो आप उस उपाधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप मान लीजिए आर्मी हैं तो आप उस उपाधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य जो उपाधियां हैं उसके अंत के बारे में कौन बात करता है, हमारा अनुच्छेद 18 बात करता है। ठीक, चलिए भारतीय संविधान में आरक्षण एक नजर में, मतलब जो हमारे भारतीय संविधान में जो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है उसका थोड़ा सा हम एक अवलोकन कर लेते हैं कि कहां कहां है, क्या क्या उसके लिए प्रोविजन दिए गए हैं। तो अगर हम प्रथम संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे तो इसके द्वारा क्या अनुच्छेद 16(4) एवं अनुच्छेद 15(4) अंतः स्थापित कर क्रमशः सरकारी नौकरियों के चयन और शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश के क्षेत्र में आरक्षण को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। मतलब जो हमारा प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा हमने अनुच्छेद 16 का 4 और 15 का 4 जोड़ा। इसके तहत हमने ये व्यवस्था की कि शैक्षणिक तथा तकनीकी व्यवस्था में अगर हम आरक्षण देते हैं तो उसको संवैधानिक, मतलब संविधान का दर्जा दिया गया, मतलब ये कहा गया कि ये संवैधानिक आधार पर किया गया है, इसमें कोई भी चीज गैर संवैधानिक नहीं है। यद्यपि पहले से अनुच्छेद 46 में व्यवस्था है कि राज्य समाज के दुर्बल वर्गों के, विशेषकर अनुसूचित जाति तथा जनजाति के हितों के संरक्षण को राज्य का कर्तव्य माना गया। अब ये चीज कैसे इंटरप्रिटेशन कैसे किया गया कोर्ट के द्वारा, है ना, कैसे किया गया कि मतलब ये चीजें हैं तो ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, क्योंकि इसकी परिकल्पना है हम अनुच्छेद 46 में करते हैं, डीपीएसपी में करते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व में करते हैं, जो बात करता है कि राज्य क्या करेगा, उत्थान के लिए, अपने नागरिकों को उत्थान के लिए, समाज कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए वह व्यवस्था करेगा जिससे हमारे राज्य का क्या हो सके, कल्याण हो सके। तो ऐसे में अगर सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों के चयन में अगर शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश के लिए क्या अगर रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है तो यह कहा गया कि यह अनुच्छेद 46 के सपने को साकार करने के लिए उठाया गया एक कदम है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया कि यह संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। ठीक, फिर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 355 के बारे में। अनुच्छेद 355 में प्रशासन की दक्षता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के दावों को ध्यान में रखने की बात कही गई। परिणामतः क्या हुआ, 1951 से ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए केंद्रीय तथा विभिन्न प्रादेशिक सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था है। वर्तमान में केंद्रीय सेवाओं में दोनों वर्गों को क्रमशः 15 तथा 7.5% क्या है, आरक्षण प्रदान है।
मतलब अगर हम 335 के बारे में बात करेंगे तो क्या कह रहा है, ये अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बारे में बात करता है। जो क्या करता है, ये इनके दावों को ध्यान में रखने के बारे में बात करता है कि भाई हम अपने समाज में ऐसी व्यवस्था करें कि क्या हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं और जनजाति के लोग हैं उनका भी विकास हो सके, उनका भी क्या उत्थान हो सके। तो यही कारण है कि आप देखेंगे कि केंद्रीय तथा विभिन्न प्रादेशिक सीमाओं में व्यवस्था की गई है किस चीज की, आरक्षण की। तो अगर देखेंगे तो किसकी, हमारी जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है दोनों में क्रमशः कितना है, 15 तथा 7.5% के रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। ठीक, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हम रिजर्वेशन से संबंधित पढ़ रहे हैं। आगे एक और मामला था 1922 में तमिलनाडु में सरकारी सेवाओं और गैर ब्राह्मण जातियों के लिए आरक्षण किया गया। कह रहा है 1922 में तमिलनाडु में सरकारी सेवाओं और गैर ब्राह्मण जातियों के लिए आरक्षण, क्या आरक्षण का व्यवस्था किया गया था, मतलब जो ब्राह्मण नहीं है। और 1932 में पूना पैक्ट के द्वारा हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के बजाय विधानमंडल में आरक्षण की बात स्वीकार की गई। मतलब जो हरिजन समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए विधानमंडल में भी आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, फिर अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े की दशा एवं कठिनाइयों को जानने के लिए आयोग स्थापित करने का अधिकार दिया गया। किसमें, 340 में। किसको, राष्ट्रपति को। क्या करने के लिए, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े की दशा एवं कठिनाइयों को जानने के लिए। मतलब कि जो लोग पिछड़ गए हैं उनकी कठिनाइयां क्या हैं, उनके कारण क्या हैं, ये सारी चीजों के लिए अगर राष्ट्रपति को क्या ये पावर दी गई कि भाई पता लगाइए कि क्या ऐसी समस्याएं हैं कि जो उनके उस वर्गों का क्या विकास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास ताकत है, वो क्या कर सकती है, वो आयोग स्थापित कर सकती है और वो करती है। ठीक, ये सारी चीजें। फिर हमारा आता है 1953 में उक्त प्रयोजन के लिए कालेलकर आयोग की स्थापना की गई, जो पिछड़े वर्ग का युक्त आधार एवं ढूंढने में असफल रहा। ठीक है, मतलब जो पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनका जो क्या जो रीजनेबल जो रीजन था उसको ढूंढने में क्या था, ये असफल रहा था। कौन, ये कालेलकर वाला। ठीक है, असफल रहा। 1979 में क्या हुआ, दूसरा पिछड़ा आयोग जो मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है गठित किया गया। इसने अपनी सिफारिश 1980 में दी, जिसके आधार पर वीपी सिंह ने 13 अगस्त 1990 में पिछड़े वर्गों के लिए केंद्रीय सेवाओं में 27% आरक्षण की उक्त आदेश को इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में चुनौती दी गई। कि मतलब 27% जो आरक्षण दिया जाएगा इसको क्या, इसको इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में चुनौती दी गई। आगे क्या कहता है, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में 1992 में जो निर्णय दिया उसे इस प्रकार रखा जा सकता है कि क्या क्या है, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए जारी 13 अगस्त 1990 की अधिसूचना वैध है। आर्थिक आधार पर उच्च शिक्षा जातियों के लिए पीवी नरसिम्हा द्वारा जारी 10% आरक्षण का आदेश क्या है, ये अवैध है। मतलब क्या कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए जो जारी की गई थी उसको क्या, उसको वैध माना गया, तथा जो 10% आरक्षण का जो व्यवस्था था इसको अवैध मान गया। फिर आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं हो सकती। साथियों, ये जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये आपका महत्वपूर्ण है। जब भी इंदिरा साहनी के बारे में बात होगी, इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में बात होगी, तो आपके दिमाग में सिर्फ ये आना चाहिए कि 50% से ऊपर के रिजर्वेशन की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। 4 माह के भीतर पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर पर स्थित व्यक्तियों के निर्धारण के लिए समिति बनाई जाए ताकि पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर पर स्थित व्यक्तियों को आरक्षण से वंचित किया जा सके। अब इसमें क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया कि जो भाई जो लोग क्रीमी लेयर के जो आते हैं तो उनके लिए क्या आरक्षण को समाप्त करने की व्यवस्था, जो नॉन क्रीमी लेयर उनको आरक्षण जैसा कि तैसा उनको मिलता रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी इसमें थी। आइए अगला देखते हैं। सरकार ने इस प्रयोजन के लिए रघुनंदन प्रसाद समिति का गठन किया था। क्या था, हाल ही में क्रीमी लेयर की आय 4.5 लाख रुपए वार्षिक निर्धारित की गई है। फिर एक केस था हमारा वलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय 1996। इस मामले में यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यदि उच्च जाति की कोई महिला किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति से विवाह कर लेती है तो उसे अनुच्छेद 16(4) के अधीन आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। मतलब यहां इस महिला ने दिमाग ये लगाया कि चलिए भाई हमें तो आरक्षण मिलता नहीं, हम जनरल कैटेगरी के, एक काम करते हैं, लव मैरिज शादी करते हैं, SC ST में जाते हैं, किसी और जाति में जाते हैं, OBC में जाते हैं, विवाह करेंगे, फर्स्ट क्लास अपना रिजर्वेशन लेंगे। कोर्ट ने कहा साहब देखिए ये चीजें एक्सेप्ट नहीं होंगी। अगर आप उच्च वर्ग की हैं
तो आप अगर सोचिए कि हम निम्न वर्ग में जाके आरक्षण का लाभ लें तो ये चीजें नहीं होंगी। ठीक है, ये मामला किसमें था, ये हमारा किसमें था, आपको वलसम्मा के केस में था। ठीक है, इस प्रकार क्या कहता है, इसी प्रकार मीला कनवरिया बनाम सुनीता के मामले में क्या था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जब एक उच्च जाति का पुरुष अनुसूचित जाति की महिला से विवाह कर लेता है तो उसे अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब ये जो महिला थी उसके लिए जो उसमें कहा गया, अब पुरुष में भी यही चीजें मतलब डाल दी गई। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे का जो स्लाइड है हम उसको कल डील करेंगे। कैसी लगी आपको क्लास जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक पे इसी स्लाइड के साथ आओगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।